जय हिंद मेरे लिटिल चैम्प्स, कैसे हो आप सभी। आई होप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। शुरुआत करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 5 के पहले पार्ट तो हो चुका है जिसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था और मैंने आपसे वादा किया था कि जो अगला क्लास आएगी यानी अगली जो क्लास आएगी उसमें हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो जिन बच्चों की ये पहली क्लास है बेटा, सबसे पहले जाओ सारे कॉन्सेप्ट सीख लो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आज क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जितने भी वर्कशीट यानी फिगर इट आउट करके आपको एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन है उनको समझते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनने वाले हैं बेटा, तुम्हारे दिमाग का एकदम पूरा लॉजिकल माइंड होने वाला है। यूनिवर्स वाली दुनिया में, मतलब जो नंबर्स की दुनिया, वहां पर तुम्हें इंटर करना पड़ेगा। और फॉर्मूला बनता कैसे, जो 10th में पढ़ाया जाता है वो फिलहाल तुम्हें 8th में ही पढ़ने को मिलेगा। तो ये इंटरेस्टिंग चीजें तुम्हें आज सीखने जा रहे हो बच्चा। जो बच्चा 11th में जाकर के 10th में जाकर के सीखता है ना, उसे तुम्हें सीखने को मौका मिल रहा है, तुम्हारी बुक में है बच्चा। तो सोचो जब तुम 10th 11th में जाओगे तो तुम्हारा क्या लेवल होगा बेटा। तो उस एक्साइटमेंट के साथ अगर क्लास में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आइए चलते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले सीखते हैं बेटा कि एक कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो बेटा, आज से पहले आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, रिमाइंडर्स क्या होता है, ये तो पता नहीं है, लेकिन रिमाइंडर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे भाई। जो भी हम डिवाइड करते हैं और लास्ट में जो बच जाता है वो हमारा रिमाइंडर्स होता है, यही ना हम लोग कहते हैं। जैसे मान लो अगर हमने 5 में किसी नंबर को डिवाइड किया, मतलब 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 4 होता है और 1 बच गया, तो यही मेरा क्या बन जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिवाइजर। इसको बोलते हैं हम क्वेश्चन, ये होता है मेरा डिविडेंड। अगर हमें लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, सर जो हमारा डिविडेंड होता है, वो डिवाइजर या डिविजर से किस मल्टीप्लाई किया जाता है, किससे, क्वेश्चन से। क्वेश्चन से जो मल्टीप्लाई किया जाता है, क्वेश्चंस इनटू प्लस कर दिया जाता है उससे, रिमाइंडर से प्लस कर दिया जाता है रिमाइंडर से। ये सर कैसे, ये बचपन से करते आ रहे हो, आओ जरा चेक करो। देखो जैसे मान लो ये हमारा डिविडेंड है, अगर मुझे 5 लाना है तो हम कैसे करते हैं, ये हमारा जो डिवाइजर है इसको हम क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 2 और उसमें जो रिमाइंडर बचता है उसको प्लस कर देंगे बेटा। तो देखो ये 4 + 1 आपका मिल गया ना 5 = 5। तो यही फॉर्मूला होता है बेटा, यानी डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इसी के बेस पर आज हम पूरी की पूरी जर्नी जीने वाले हैं, यानी जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सब के सब इसी फॉर्मूले पर लगने वाला है बेटा। तो जब कभी भी आपसे कोई पूछे कि इतना रिमाइंडर बचता है तो उस रिमाइंडर में ये लिख लेना, इतना क्वेश्चंस आ रहा है, क्वेश्चन मतलब उतना टाइम्स वो जा रहा है बेटा, तो वो लिख देना। डिविजर जो होता है उससे मल्टीप्लाई कर देना, क्वेश्चंस को जो भी वेरिएबल होगा मल्टीप्लाई करके हम डिविडेंड हमेशा फाइंड कर लिया करेंगे बच्चा, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब हुआ कि रिमाइंडर का मतलब आपने समझ लिया कि जो हमारे लास्ट में आंसर आता है वो, और आगे जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज बनेंगे वो इसी फॉर्मूले पर है, तो इसको नोट कर लेना। अब आता है बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको समझते हैं बेटा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये कहता है बच्चा कि जब कभी भी, ये 9th का कॉन्सेप्ट है, 10th का कॉन्सेप्ट है जो आपको अभी सीखना है। 9 10th में इस बार हमने बच्चों को पढ़ाया, 10th वाले बच्चों को कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पोलिनोमियल और अलजेब्रिक में क्या डिफरेंस है, वो तुम क्लास 8th में सीख रहे हो। तो तुम्हारे लिए तो बहुत प्लस पॉइंट है बेटा, बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो अलजेब्रिक क्या कहता है बेटा कि जिसमें, अलजेब्रा का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल हो, क्या हो बेटा, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट टर्म। क्या बेटा, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, अब वेरिएबल क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। वेरिएबल का मतलब जो फिक्स्ड ना हो, जैसे मान लो मैंने बोला वहां पर सम स्टूडेंट्स आर देयर, ऐसा सिंपल सा बोला। अब वो कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं हमें नहीं पता, 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जहां पर किसी चीज का फिक्स्ड ना पता हो उसको हम बोलते हैं बेटा वेरिएबल। और कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड नंबर, जैसे मैंने बोला वहां पर 5 बच्चे हैं, इसका मतलब 5 से 4 या 6 तो नहीं हो सकते, 5 का मतलब 5 ही होगा। तो जब कोई चीज फिक्स्ड होती है तो उसको कांस्टेंट बोला जाता है, जब कोई चीज वेरी करती है मतलब बदलती रहती है तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल जो होता है बेटा वो हम A to Z, अल्फाबेट का जो A to Z है ना बच्चा, उसमें हम कंसीडर करते हैं। और कांस्टेंट को हम हमेशा नंबर में जानते हैं कि जो नंबर होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। और ये जो प्लस होता है या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, ये जो चारों साइन होते हैं ना बेटा, इसको बोला जाता है मैथमेटिकल ऑपरेटर। जैसे कोई भी मशीन होती है बेटा, उसको चलाने के लिए, मशीन मतलब इंसान, जैसे साइकिल है बेटा, तो साइकिल को चलाने के लिए आपकी ज़रूरत पड़ती है, तभी तो आप पैडल मारोगे, पैडल चलाओगे तब तो साइकिल चलेगी। या आजकल गियर वाली आ चुकी है, या फिर वो स्कूटर मतलब स्लेटर वाली आ चुकी है कि आप बस कान पकड़ के बैठो और चल देगी साइकिल। मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, कुछ भी हो गया, जब तक वो ड्राइव तभी करेगी जब उसके लिए कोई दूसरा बंदा यानी एज अ ह्यूमन आप जाओगे या फिर रोबोट जाए, मशीन जाए, तब वो चलती है।
उसी तरीके से अगर मैथ्स को चलाना होता है तो मैथमेटिकल ऑपरेटर ही मैथ्स को चलाता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। तो कोई चलाने वाला बंदा जो मैथ्स को चलाता है वो कौन होता है बेटा? मैथमेटिकल ऑपरेटर। जो ऑपरेट करता है मैथ्स को वो कौन होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है, यानी जिसमें वेरिएबल हो, जिसमें कांस्टेंट हो, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर हो, इससे बनने वाला जो भी एलिमेंट्स सामने नजर आता है उसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा बेटा 5x प्लस 3 बराबर समथिंग लाइक दैट 0 कर दिया हमने, या हमने लिख दिया ax प्लस 5 बराबर 0। तो बेटा ये हमारा जो वेरिएबल के पहले जो कॉफिशिएंट होता है इसको हम कॉफिशिएंट बोलते हैं, इसको भी हम कॉफिशिएंट बोलते हैं। हमारा वेरिएबल ये काम करता है, x हो गया, y हो गया, z हो गया, जो भी है धीरे धीरे तुम आगे चल करके सीखते रहोगे बेटा। तो सिंपल सा कहने का मतलब होता है कि ये हमारा क्या बन जाएगा? वेरिएबल पार्ट, क्योंकि x के प्लेस पर कुछ भी आ सकता है। 3 हमारा कांस्टेंट हो गया और ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर हो गया। तो जब इन सभी को रिप्रेजेंट करा जाता है बेटा तो उसको बोला जाता है, यानी इसका कॉम्बिनेशन ही बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आ गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई अगर पूछे तो आप क्या बोलोगे? जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और मैथमेटिकल ऑपरेटर हो, इन सभी को अगर मिला दिया जाता है तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर? रिमाइंडर क्या होते हैं? जो लास्ट में रिमाइंडर बच जाता है वो। तो अब हम इन दोनों का यूज करके, यानी जिसमें डिविडेंड वाला फॉर्मूला और इसका यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है क्या बेटा? वो देखते हैं। आपकी इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है फिगर इट आउट करके, उसमें ये बोला गया है द सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव नंबर्स इज 34, व्हाट आर दीज नंबर्स। अब जब कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कॉन्जुगेटिव नंबर्स पूछे जाते हैं तो ध्यान से समझेंगे बेटा। जैसे मान लो आपको अगर कोई बोलता है कॉन्जुगेटिव नंबर कौन कौन होते हैं, एक 1 होता है, मान लेता हूँ 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे चलते चले जाओ बेटा। तो जब आप चेक करोगे बेटा तो उसमें +1 ही इंक्लूड हो रहा है, सब में +1 हो रहा है। सब में एक कॉन्जुगेटिव नंबर्स को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा? बस +1 ऐड करते चले जाओ तो हमारा कॉन्जुगेटिव नंबर्स मिलता चला जाता है। बट अगर हमारे पास कोई भी नंबर कॉन्जुगेटिव ना पता हो तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं? मान लेते हैं बेटा इस 1 के जगह पर लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x ले लिया हमने। मान लेता हूं कि पहला नंबर क्या है बेटा? x। एक वेरिएबल ले लेता हूं कुछ भी। अब आपको पता है बेटा जो कॉन्जुगेटिव नंबर्स होते हैं उन नंबर्स में +1 करने पर अगला कॉन्जुगेटिव नंबर मिल जाता है। तो अगर आपने पूछा फर्स्ट नंबर को x माना है तो सेकंड वाला क्या होगा बेटा? जरा दिमाग लगाना। जैसे पहला अगर 1 था तो दूसरा 2 कैसे आया? आपने +1 ऐड किया। दूसरा 2 था तो तीसरा कैसे आया? 3 +1 ऐड किया। तो बेटा अगर मेरा पहला x है तो दूसरे में क्या हो जाएगा? x + 1। सिंपल सी +1 ऐड कर दोगे। अगर कोई आपसे पूछता है कि थर्ड नंबर बता दो तो ये तो दूसरा है। जैसे तीसरा नंबर फाइंड करना था तो दूसरे में प्लस करना है, पहले में नहीं। चौथा कोई पूछता है तो तीसरे में प्लस करना है। तो बेटा ये दूसरा है, इसमें एक बार और प्लस कर दो 1, यानी ये x + 2 हो जाएगा। और अगर कोई फोर्थ टर्म कोई पूछता है बेटा, फोर्थ नंबर, तब क्या होगा बेटा? ये जो तीसरा है, तीसरा मतलब x + 2, इसमें +1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? x + 3। समझ में आ रही है चीजें? तो 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स पूछा था कि उसका क्या है बेटा? सम है। सम कितना है? 34। तो बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम क्या करेंगे बेटा? सबको प्लस कर देंगे। पहला क्या है? x है। दूसरा क्या है बेटा? x + 1 है। तीसरा क्या है बेटा? x + 2 है। और चौथा क्या है बेटा? x + 3। इसका सम करने पर कितना आ रहा है? 34। बस यही तो पूछा था। तो चाहे 3 बोले, 4 बोले, 5 बोले, 10 बोले, जितना भी बोले, कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऐसे ही सपोज करते चले जाना बेटा। और उसको जो भी सम करना बोला हो या डिवाइड करना बोला हो उसको क्वेश्चंस को आप उड़ा सकते हो। अब प्लस करो तो 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? 4x। 1, 2, 3, 3, 3, 6, प्लस का 6 बराबर हो जाएगा 34। तो बेटा ये 4x बराबर 34, ये +6 इधर चला जाएगा तो -6 बन जाएगा, यानी 4x बराबर क्या हो जाएगा? 28। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 4 इधर मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड, यानी 20 / 4, तो x की वैल्यू आ गई 7। x की वैल्यू 7 आ गई। तो आपसे पूछा है व्हाट आर दीज नंबर्स, वो नंबर्स कौन से हैं? तो x की वैल्यू आपने 7 निकाल ली है। तो आपने जो जो नंबर्स माना है वहां पर x के जगह पर 7 रख दो। तो यहां पर ये x की वैल्यू 7 आ चुकी है। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा? x मतलब 7 + 1 मतलब ये आ जाएगा 8। इसमें क्या हो जाएगा बेटा? 7 + 2 बराबर क्या हो जाएगा? 9। इसमें क्या हो जाएगा बच्चा? 7 + 3 बराबर क्या हो जाएगा? 10। तो देयरफॉर नंबर्स जो हो जाएंगे वो होंगे बेटा 7, 8, 9 एंड 10। ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया आपको कैसे सॉल्व किया गया हमने?
सबसे पहले हमें सपोज करना होता है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते क्या हैं, तो उसी के बदले हमने एक वेरिएबल ले लिया कि x मान लेता हूँ कि पहला नंबर हमारा x है। फिर हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स फाइंड करने के लिए हमेशा +1 ऐड करना होता है, तो हमने +1 ऐड करके सभी को लिख दिया। फिर उसने बोला था कि जितने भी कॉन्जिक्यूटिव है ना सबको प्लस करके 34 आ रहा है, वहाँ से हमने सॉल्व करके x की वैल्यू 7 निकाल दी। तो हमने जो वेरिएबल x माना था उसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई 7। फिर हमने इस वाले इक्वेशन में जो भी हमने सपोज किया था उसको हमने x की जगह पे 7 रख करके देखा, तो हमारे पास सारे नंबर मिल गए। कौन कौन? 7, 8, 9 और 10। वही हमारा क्या हो जाएगा? नंबर्स हो जाएगा, जो हमसे पूछा है कि कौन कौन से नंबर्स होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। क्लियर है? चले, ये पीडीएफ वगैरह सब नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक लिखा होगा आनंद सर टीजी ग्रुप करके, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज P इज द ग्रेटेस्ट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। फिर से 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोला है बेटा। डिस्क्राइब अदर 4 नंबर्स इन टर्म्स ऑफ P। सपोज करो कि P सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर है 5 अलग अलग कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में। जैसे मान लो कि 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 5 है, लगातार नंबर है ना बेटा, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार नंबर। तो इसमें जो सबसे बड़ा कौन है? 5 है। तो उसी तरीके से ये भी बोल रहा है कि 5 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिसमें सबसे बड़ा क्या है बेटा? P है। जैसे सबसे बड़ा इसमें 5 है, उसमें ये बोल रहा है सबसे बड़ा P है। तो आपको उसका आंसर बताना कि वो क्या हो सकता है। तो बस सिंपल सा बेटा, हमें पता है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स फाइंड करने के लिए +1 ऐड करते जाते हैं। तुम ध्यान से सोचना बेटा, देखो इधर ही देखो कि तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। मुझे 1 से 2 जाना, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 जाने के लिए हमेशा +1 करना पड़ा। अगर ये सारे के सारे सबसे बड़ा है, इन सब में सबसे बड़ा 5 है बेटा, तो मुझे वापस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे 4 से अगर 5 तक जाने के लिए मुझे +1 करना पड़ा, तो मुझे 5 से 4 आने पर क्या करना पड़ेगा? -1, तभी तो 4 होगा। और 4 से 3 आने पर फिर से -1, 3 से 2 आने पर फिर से -1 और 2 से 1 आने पर फिर से -1। माइनस इसलिए कर रहा हूं बेटा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ग्रेटेस्ट नंबर है। अगर स्मॉलर नंबर होता तो हम +1 करते जाते तो हमें बड़ा नंबर मिल जाता, लेकिन ऑलरेडी पहले बड़ा नंबर दे दिया गया है जो क्या है बेटा? P है। तो अब मुझे उससे छोटे नंबर 4 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? सब में -1 करता चला आऊंगा। समझ में आ गई बात पॉइंट? तो बस एज्यूम कर लो, लेट मानना ही नहीं है, यहां पर दिया है ना गिवन में क्या दिया है बेटा? गिवन में दिया है कि P इज द ग्रेटेस्ट नंबर, देयरफॉर जो कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं बेटा, नंबर्स आर, देखो बेटा अब हमने बता दिया कि पहले 5 था तो एक एक माइनस करते गए, तो अब अगर P है तो दूसरा क्या हो जाएगा? P-1, तीसरा क्या हो जाएगा बेटा? -1 किया, अब इसमें से -1 करो, -1 फिर, तो ये क्या हो जाएगा? P-2। फिर यहाँ पर चौथा क्या हो जाएगा बेटा? P-1 -2 से फिर -1 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका P-3। यहाँ पर क्या हो जाएगा? P-3 -1, फिर करोगे बेटा तो यहाँ पर आ जाएगा P-4। तो कौन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो आपके जो नंबर्स हैं P-1 और P-2, P-3, P-4 एंड P-5, यही 5 इन टर्म्स ऑफ P के प्लेस पर आपका जो है वो कॉन्जुगेटिव नंबर्स है। सिंपल सा समझना था। पहले वाले में हमने प्लस क्यों किया? क्योंकि पहले वाले में कुछ बोला ही नहीं था कि हमारे पास ग्रेटेस्ट है कि स्मॉलेस्ट है। तो हम वही देखते हैं बेटा कि हम हमेशा जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर में, तो +1 करना है, और बड़े से छोटे की तरफ आएंगे बेटा तो -1 करना है, सिंपल सा कॉन्जुगेटिव में। तो उस हिसाब से हमने ये वाला आंसर बता दिया। आई होप आपको इस चीज़ समझ में आ गई होगी बेटा। ये तो रहा नंबरों के खेल के बारे में कि कॉन्जुगेटिव नंबर्स आते हैं तो कैसे क्वेश्चन बनते बच्चा। लेकिन अब मैं जो तुम्हें कराने जा रहा हूं वो तुम्हारा रिमाइंडर और अलजेब्रिक के बेस पर है। तो क्वेश्चन नंबर ये आ चुका है तीसरा, पहले अच्छा उसी नंबर पर है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर उसके बारे में देखेंगे। तो क्या लिखा है? आपको ट्रू, बस सिंपल सा ट्रू फॉल्स बताना और थोड़ा लॉजिकल माइंड से करेंगे। पहले क्या बताया? एक ऑलवेज ट्रू होता है, दूसरा क्या होता है? समटाइम ट्रू होता है और कभी नहीं ट्रू, मतलब ये तो फॉल्स हो जाएगा। मतलब जिसको आप लिख करके आता है नेवर ट्रू का मतलब क्या है बेटा? फॉल्स ही है। और वो ऑलवेज ट्रू मतलब 100% ट्रू होगा। समटाइम ट्रू का मतलब कभी कभी ट्रू होता है, कभी कभी फॉल्स हो जाता है। आइए आंसर देखते हैं। एग्जाम्पल भी बताना आपको, एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स एज अप्रोप्रिएट, जस्टिफाई योर क्लेम यूजिंग अलजेब्रा। अलजेब्रा का यूज करके आपको जस्टिफाई भी करना, सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं लिखना है, बताना भी है। देखो, द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो पहले का केस बताता हूं, ध्यान से देखना। इन्होंने बोला है कि 2 इवन नंबर का जो सम है बेटा वो क्या होना चाहिए?
3 आना चाहिए। सॉरी, द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज मल्टीपल ऑफ 3, मतलब दो इवन नंबर का अगर सम करोगे तो उसका जो मल्टीपल आएगा वो 3 होगा। तो सबसे पहले इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में थोड़ा और जान लो बच्चा। जैसे ये यहाँ पर आपने कॉन्जुगेटिव नंबर के बारे में समझा 1 2 3 4, जिससे पहले चैप्टर में जो बच्चे नहीं पढ़े हैं जाना मेरी पहली क्लास देखना, जिसमें पहले चैप्टर की पहली क्लास, उसमें मैंने आपको बताया है इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, बट फिर से बता रहा हूँ। देखो बेटा, इवन नंबर क्या होते हैं, ध्यान से देखना। जो इवन नंबर्स होते हैं ना बच्चा, वो आपको पता है कि 0 2 4 6 8 हो जाते हैं, लेकिन अगर अलजबरा के टर्म्स में, अलजबरा का मतलब जब मैं अलजबरा बोलूं तो याद रखना कि जिसमें वेरिएबल्स आते हैं बेटा, अगर उसके टर्म्स में लिखा जाए तो कैसे इवन नंबर को दिखाया जाएगा। तो सिंपल सा याद रखना बेटा कि जो इवन नंबर होते हैं ना वो हमेशा 2 के मल्टीपल्स में होते हैं। जैसे मान लो इवन नंबर्स अगर कोई पूछेगा तो 2n मान लो, जहां पर n की वैल्यू होती है बेटा 1 2 3 या 0 से लेकर के इनफाइनाइट। n क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल सा, जो 0 से या होल नंबर बोल सकते हैं। n क्या है आपका, होल नंबर। फॉर इवन के लिए n जो होता है वो होल नंबर होता है। होल नंबर मतलब जो 0 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाते हैं। n के प्लेस पर आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे बेटा हमेशा इवन ही आएगा। यकीन ना हो तो 0 रखोगे तो 0 आता है, 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो 6 आएगा। मतलब 0 2 4 6 8 ऐसा नंबर आता जाता है, इसीलिए इसको इवन नंबर बोला जाता है। और अगर कोई आपसे बोलता है ऑड नंबर फाइंड करो अलजबरा में बच्चा, तो याद रखेंगे जो 2n है, जैसे मान लो इसमें हमने कुछ भी वैल्यू पुट करा बच्चा, तो ये तो इवन आएगा। लेकिन इवन के बाद जैसे नंबर क्या होता है, 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है। तो बेटा एक प्लेस छोड़ करके ऑड मिलता है। मान लो ऑड से स्टार्ट किया तो एक प्लेस छोड़ करके ऑड, फिर एक प्लेस छोड़ करके ऑड, फिर 6, फिर 7, फिर एक प्लेस छोड़ करके ऑड, मतलब एक एक प्लेस छोड़ करके ऐड कर रहे हैं। इसीलिए 2n जो आपका इवन होता है बेटा उसमें +1 कर देंगे। देखो इवन के जस्ट बाद में जब भी हम कॉन्जुगेटिव नंबर फाइंड करते हैं तो हम +1 करते जाते हैं बेटा। तो जो भी इवन नंबर्स होता है ना, उस इवन नंबर के जस्ट बाद में आपका ऑड नंबर होता है, तो इसीलिए हम +1 करते जाएंगे। 2 में +1 किया तो 3 मिला, जो कि एक ऑड नंबर है। फिर 4 में +1 किया तो बेटा क्या मिल जाएगा, 5। फिर 6 में +1 ऐड किया तो 7। ये हमारे ऑड नंबर है। तो इवन नंबर पूछेगा तो 2n, और ऑड नंबर पूछेगा तो जो इवन नंबर आपने सपोज किया उसमें +1 करते चले जाओगे बेटा, तो आपका ऑड नंबर मिलता चला जाएगा। तो इवन नंबर शुरू होता है बच्चा 2n से, और ऑड नंबर स्टार्ट होता है बेटा 2n + 1 से। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मतलब मुझे 2 या 4 इवन नंबर बता दो, अगर आपसे कोई पूछता है 4 इवन नंबर्स बताओ, या कुछ, जिसे मैं नॉर्मली एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, 4 इवन नंबर, तो पहला तो 2n हो जाएगा, पहला तो 2n होगा। अब हर दूसरा प्लेस, क्योंकि अगर मैंने +1 इसमें ऐड किया तो मुझे ऑड मिलेगा, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, +2। तो दूसरा हो जाएगा 2n + 2, फिर तीसरा हो जाएगा 2n + 2 प्लस का 2, फिर चौथा हो जाएगा, मतलब 1 2 3, चौथा हो जाएगा 2n + 2 तो था ही, अब +2 ऐड करेंगे, मतलब +2 ऐड करते चले जाओगे तो इवन नंबर मिलता चला जाएगा। वैसे ही अगर कोई पूछता है कि मुझे 4 ऑड नंबर बता दो, तो शुरुआत आपकी कहां से होगी बेटा, 2n + 1 से। अब बेटा मान लो 2n + n के जगह पर कुछ भी रखो, 0 1 2 3 4 5, n क्या आपका होल नंबर, n के प्लेस पर कुछ भी रखोगे तो आपका नेक्स्ट ऑड नंबर मिलता चला जाएगा। तो ये 2n + 1। अब बेटा अगर मैं इसमें +2 करूंगा तो +2 तो यहाँ पे आया हुआ है। जैसे अगर मान लो n के बाद यहाँ पे +1 और कर दूं तो 2n + 2 मिल जाएगा, जो कि एक इवन होता है। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, मुझे ऑड लाना है। तो देखो ये इवन है, ये तो इवन है केवल 2n, +1 +3 +5 ऐसा है। तो अगला वाला जो ऐड करेंगे ना, इसमें भी +2 ऐड कर दो। तो +2 यानी 1 में +2 इसमें भी ऐड करो, 2, ये क्या हो जाएगा, 2n + 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट 2n + 3 में फिर +2 ऐड करो, तो 2n क्या हो जाएगा, +5। फिर बेटा 2n + 5 में फिर +2 ऐड करो, तो 2n हो जाएगा +7। तो ये सारे नंबर्स आपके क्या हैं बच्चा, ये आपके ऑड नंबर्स हैं। तो हमेशा याद रखना कि जब कभी भी ऑड नंबर पूछा जाए तो 2n + 1 में +2 ऐड करते जाएंगे, और इवन नंबर पूछा जाएगा तो 2n में +2 ऐड करते चले जाएंगे, आपका आंसर मिलता चला जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है, बहुत अच्छे से समझाया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। आइए चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में। अब क्या बोला है कि द सम ऑफ 2 इवन नंबर, अब 2 इवन नंबर बोला है, तो एक मान लेता हूं 2n और दूसरा मान लेता हूं 2n + 2, यही तो होगा। पहला इवन नंबर हो गया तो 2n से स्टार्ट होता है, अब उसमें 2 ऐड कर दिया। इसका जो सम है, उसका सम जो है बेटा वो मल्टीपल होना चाहिए 3 का। तो एक काम करो, प्लस कर लो, इसको प्लस करो, तो क्या हो जाएगा 4n + 2।
अब n के जगह पर कुछ भी वैल्यू रख करके देखो बेटा, हमने बताया ना n बराबर क्या होता है 0 1 2 3 ऐसा करते चले जाओ। तो देखो बच्चा, अगर मैंने n बराबर 0 रखा, ध्यान से देखो n बराबर 0 रखा, तो ये पूरा का पूरा 4 × 0 प्लस का 2 यानी मुझे 2 मिलेगा। और 2 मिलते ही 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता, या 3 का मल्टीपल 2 हो ही नहीं सकता। भाई अगर मुझे 2 मिला तो मैं क्या 3 का टेबल पढ़ सकते हैं? नहीं, 3 से तो छोटा है। दूसरा, अगर मैंने n बराबर 1 रखा बेटा, तो क्या हो जाएगा 4 × 1 प्लस का 2 यानी हो जाएगा 4 + 2 जो कि 6 है, और 6 3 का टेबल होता है। 6 जो है वो 3 का टेबल होता है। अब आगे नहीं करने की जरूरत है। एक आपने दिखा दिया कि ये फॉलो नहीं कर रहा है, और दूसरा आपने दिखा दिया ये फॉलो कर रहा है। तो अगर ये नहीं करता फॉलो तो मैं लिखता नेवर ट्रू, अगर ये फॉलो करता तो मैं लिखता कि ऑलवेज ट्रू। लेकिन एक बार इसने फॉलो नहीं किया, दूसरी बार इसने फॉलो किया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सम टाइम ट्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सम टाइम ट्रू। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया बच्चा? डन, इतना समझा। दूसरा देखते हैं, इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 18, इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 18 देन इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 9। जरा इसको समझते हैं बेटा, इसको भी डेप्थ में समझते हैं। तो ये तो पहला रहा, दूसरे को देखते हैं। बढ़िया से आराम से समझेंगे बेटा, भले ही पूरे एक्सरसाइज को 2 क्लास में करनी पड़े, लेकिन मैं आपको 25-30 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा, ताकि तुम बोर भी ना हो। लेकिन आराम से जो सीखो बेटा, आराम से सीखो, बढ़िया से सीखो। वीडियो में 2 वीडियो दे दूंगा आपको, चिंता बिल्कुल मत करना। दूसरा देखो क्या लिखा है, कहाँ गया, हाँ, इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 18, अगर ऐसा कोई नंबर जो 18 से डिविजिबल ना हो, तो क्या वो कोई भी नंबर जो 18 से डिविजिबल ना हो तो इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 9। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं बच्चा, जैसे मान लो लेट सपोज 18 का टेबल हम पढ़ते हैं। 18 का टेबल क्या होता है? 18 है बच्चा, 36 है बच्चा, फिर क्या है 54 है, फिर क्या है बेटा 72 एंड सो ऑन। ये 18 का टेबल पढ़ते हैं ना, 18 का टेबल पढ़ते हैं। तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जो भी नंबर 18 से डिवाइड नहीं होगा, लेट सपोज हमने बोला कि हमने बोल दिया कि मान लो 40 है, जो कि 18 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ऑफकोर्स नहीं होगा, क्योंकि 18 के टेबल में तो आता ही नहीं है 40। तो इसका आंसर ये है बच्चा कि 40 जो है वो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। 40 जो है बेटा वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। देखने पर पता चल रहा है कि 9 के टेबल में तो आता ही नहीं है। ऑफकोर्स ये भी सही है। समझ में आ रही चीजें? कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नंबर देखो बेटा जो 18 से डिवाइड हो, 18 से डिवाइड नहीं हो, वो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक बार 9 का टेबल भी पढ़ा। 9 का टेबल क्या होता है? 9। ध्यान से देखो, ये 18 का टेबल हो गया। अब मैं 9 का पढ़ता हूँ। 9 2 ज़ा 18, 27, फिर होता है 36, फिर होता है 45 एंड सो ऑन। अब बस यही से तुम्हारा आंसर मिल जाएगा बेटा। देखो 18 के टेबल को डिवाइड करने के लिए 18 का मल्टीपल होना चाहिए, और इनके बीच में अगर कोई भी नंबर आता है तो वो 18 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर 18 का टेबल पढ़े, देखो 18 का 18 से मैच हो रहा है, फिर 18 का 36 मैच हो रहा है, बट 18 के टेबल में 27 नहीं आता बेटा, लेकिन 9 के टेबल में 27 आता है। ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा नंबर, जैसे लेट सपोज हमने एक बोल दिया कि अगर मैं 27 को 18 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर नॉट डिविजिबल में आएगा, नहीं कर सकता डिवाइड। लेकिन 27 को 9 से करेंगे तो ये डिविजिबल है बेटा। तो इसका मतलब इन्होंने जो कंडीशन रखी है कि किसी भी नंबर को जो डिवाइड करेंगे 18 से, अगर वो 18 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो 9 से भी नहीं होगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। लेकिन मैंने एक सिंपल सा 9 का टेबल वाला ले लिया, 27, जो 18 के टेबल में तो नहीं आता, मतलब 18 से तो डिवाइड नहीं होता बेटा, लेकिन 9 से होता है। वही दूसरी तरफ देखो बेटा, 36 के बाद आता है 72, यहाँ पर 54। तो बेटा देखो यहाँ पर भी 54 है, लेकिन इसके पहले वाला बीच में 45 18 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 9 से होता है। तो एग्जाम्पल के लिए ये भी लिख दोगे, ये फॉर एग्जाम्पल के लिए हो गया। ये भी क्या हो जाएगा आपका सम टाइम ट्रू। क्या हो जाएगा बेटा? सम टाइम ट्रू। कभी कभी ये ट्रू हो जाता है और कभी कभी फॉल हो जाता है, क्योंकि 9 से वो डिवाइड हो रहा है बेटा। नहीं, इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 18 देन इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 9। नहीं, ये सम टाइम ट्रू है, कभी कभी वो नहीं डिवाइड होता है और कभी कभी डिवाइड होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपका सम टाइम ट्रू। अगला देखते हैं, इफ 2 नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 6, ऐसे 2 नंबर जो 6 से, 2 नंबर्स बेटा
मतलब वो नंबर अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। अगर वो दोनों नंबर 6 से डिवाइड नहीं है तो वो 6 के अगर उन दोनों नंबरों का सम कर दिया जाए तो भी 6 से डिवाइड नहीं होंगे। आइए जरा चेक करते हैं, सिंपल सा तीसरे वाले का आंसर देखते हैं। तीसरा वाला क्या कहता है बेटा? तीसरा वाला ये कहता है कि अगर कोई नंबर, लेट सपोज कर लेते हैं, लेट 2 नंबर्स आर, कुछ भी नंबर ले लो बेटा, A एंड B। कहने का मतलब वो क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि A और B, इफ A एंड B इज नॉट डिविजिबल। क्वेश्चन में तो यही बोला है कि अगर A और B बाई 6, A और B जो है वो डिविजिबल नहीं है 6 से, तो A प्लस B भी, देन A प्लस B इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 6। ये क्वेश्चंस बोलना चाह रहे हैं। तो आइए एग्जांपल हम चेक करते हैं बेटा। तो हम यहां पर सॉल्यूशन देखते हैं। लेट सपोज हमने माना लेट A बराबर 1 एंड B बराबर 2। सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन लेकर के रख रहे हैं। और वैसे भी बेटा इजी नहीं, यहां पर मान लेता हूं 5। क्यों? क्योंकि बेटा ऑलरेडी 6 नंबर, 6 से कोई नंबर को डिवाइड करना तो वो 6 का ही टेबल होना चाहिए। भाई कोई भी नंबर 6 से डिवाइड अगर होता है तो वो 6 से छोटा तो होगा नहीं, 6 से बड़ा ही होगा, तभी तो वो 6 जो है वो उस नंबर को डिवाइड कर सकता है। 6 से अगर हम छोटे नंबर लेंगे बेटा तो 6 तो डिवाइड ही नहीं कर सकता, इसीलिए 6 से हमें बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, तभी तो वो डिविजिबल बनेगा, मतलब 6 का मल्टीपल ढूंढना होगा। तो हमने क्या कर दिया, A और B। क्या 1 को 6 डिवाइड कर पाएगा? देयरफॉर अगर हम करेंगे 1/6 तो यहां पर होगा नॉट डिविजिबल, ये तो डिवाइड नहीं कर पाएगा। अगर मैंने बोला बेटा 5/6, क्या 5 को 6 डिवाइड कर पाएगा? नॉट, ये तो नॉट डिविजिबल है। बट अगर मैंने दोनों को प्लस कर दिया, क्योंकि यहां पर A प्लस B बोला है, तो 1 + 5 को अगर हमने प्लस कर दिया तो ये 6 आ रहा है बच्चा। ये क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। और 6 को 6 से डिवाइड करने पर 1 आ रहा है, जो कि ये डिविजिबल है। जो क्या है बेटा? आपका एक डिविजिबल है। समझ में आ गई बात? इन्होंने क्या बोला था कि नॉट डिविजिबल होगा, मैंने कर दिया डिविजिबल। अगर वो दोनों नंबर्स हैं जो 6 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं बट फिर भी उसका आंसर जो है वो डिविजिबल है, दैट मीन्स फिर से हमारा आंसर क्या हो रहा है? फिर से हमारा आंसर कोई भी नंबर लेकर के देख लो जो 6 से डिवाइड नहीं होता, कोई भी नंबर, मान लो 3 और तुम कुछ दूसरा नंबर ले लोगे, जैसे 3 और 7 ले लिया, तो उसको आप प्लस करोगे तो 7 आता है। 7 6 से डिवाइड नहीं होता बेटा, लेकिन 1 5 होता है। 4 और 8 लिया, 4 भी 6 से डिवाइड नहीं होता, 8 भी 6 से डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन 4 और 8 को ऐड करोगे तो 12 आता है, जो 6 से डिवाइड हो जाएगा बच्चा। तो ये भी आपका आंसर क्या आएगा? सम टाइम ट्रू, क्योंकि 3 और 7 ऐड करने पर, 3 और 4 ऐड करने पर 7 आता है बेटा। 3 भी डिविजिबल नहीं है 6 से, 7 भी डिविजिबल नहीं है, 4 भी डिविजिबल नहीं है, तो 3 और 4 को ऐड करोगे 7 भी डिविजिबल नहीं है। तो दैट मीन्स कभी कभी ये फॉलो करता भी है और कभी कभी ये फॉलो नहीं करता है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा बेटा? सम टाइम ट्रू। इसका भी आंसर क्या आएगा? सम टाइम ट्रू। नेक्स्ट, द सम ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6, द सम ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 9 इज मल्टीपल ऑफ 3। तो ये तो सिंपल सा इजी सा है, क्योंकि बेटा 3 के मल्टीपल में 6 का भी मल्टीपल आता है, 3 के मल्टीपल में 9 का भी मल्टीपल आता है। तो डायरेक्टली तुम देख करके बोल सकते हो, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है। 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है। तो बेटा दोनों के सम करने पर मतलब 9 + 6 कितना होता है? 15, और 3 के टेबल में 15 भी आता है। तो ये तो हमारा 100% ट्रू होगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या होगा बेटा? ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। समझ में आ गया कैसे मैंने बोला? क्योंकि ये 3 के टेबल में आपका 6 भी आता है, 3 के टेबल में आपका 9 भी आता है, और 3 के टेबल में इन दोनों का सम 9 + 6 15 भी आता है, क्योंकि इसने पूछा है सम बताना है, 6 और 9 का सम बताना है, तो हमने डायरेक्टली आंसर बता दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द सम ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। अब इसका उल्टा पूछा है, ध्यान लगा के बताना बेटा। 9 के टेबल में 6 नहीं आता, 9 के टेबल में 3 नहीं आता, बट जब इसका हम सम करेंगे 6 + 3 तो वो 9 में आ रहा है। मैंने क्या बोला? 9 के टेबल में 6 का मल्टीपल नहीं आता, कभी कभी आ जाएगा, जैसे 6 × 1 = 6, 9 नहीं आता, 6 × 12, 9 से डिविजिबल नहीं है, 6 × 3 = 18, 9 से डिविजिबल है, कभी कभी डिविजिबल है कभी कभी नहीं। 3 के टेबल में
6 तक नहीं आएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 6 3 4 जो होता है 12, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ना तो 3 से डिविजिबल है, 3 के टेबल में भी कभी कभी 9 का टेबल आ जाता है, 6 के टेबल में भी कभी कभी 9 का टेबल आ जाता है, कभी आता है कभी नहीं आता। बट जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी 6 और +3 का सम करेंगे बेटा, तो 6 और 3 क्या होता है 9। तो बेटा 9 की टेबल में तो 9 का ही टेबल आएगा ना, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो ऑलवेज ट्रू। समझ में आया? क्योंकि हमें सेपरेट नहीं पूछा है, हमसे सम पूछा है बेटा। तो 6 + 3 9 का ही टेबल बनेगा, इसीलिए ये भी आपका क्या बन जाएगा, ऑलवेज ट्रू। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया मेरे रॉकस्टार? तो आज जो क्लास है ना, मैं चाहता हूं बेटा कि इस क्लास को, ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को टोटली एकदम डिफरेंट है बेटा, जो कि नंबर बेस्ड पे है। इस क्लास को एक बार दोबारा 2x स्पीड पर देखो। अगला जो क्वेश्चन है, यानी मैं दिखा देता हूं, क्वेश्चन लाया था मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया था बेटा, पीडीएफ में डाल दूंगा। देखो ये है रिमाइंडर बेस्ड पर, जो अब रिमाइंडर, अभी तक हमने अलजबरा या नंबर पे बेस पे सॉल्व किया, अब आपका रिमाइंडर प्लस अलजबरा हो जाएगा। ये दूसरे टाइप का कॉन्सेप्ट है। तो अगर इसी क्लास में मैंने मर्ज रखा ना बेटा, तो अभी आपको नंबर में ही कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो अगर फिर से मैं रिमाइंडर भी घुसा दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए 1 से लेकर के 3 तक मैंने आपको समझा दिया है, बढ़िया से पढ़ा दिया है। अब आगे 4 से लेकर के जो 7 तक क्वेश्चंस हैं, ये 7 या 8 तक, 4 से लेकर के 8, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस, क्योंकि ये सभी रिमाइंडर पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये रिमाइंडर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। आज का टास्क क्या रहेगा, इस क्लास को 1.5x स्पीड पर दोबारा देखो, नोट डाउन करो और ट्राई करो बेटा मल्टीपल एग्जाम्पल्स लेकर के सॉल्व करने का। बाकी कुछ भी ज़रूरत लगती है मुझे इस कमेंट में बॉक्स में बता देना कि सर एक बार और वापस से पढ़ा दीजिएगा, तो मैं अगली क्लास में आने से पहले आपको फिर से पढ़ा दूंगा बच्चा। ठीक है, समझ में आ गई बात? और कुछ भी डाउट लगता है, किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको, उस पॉइंट को टैग करके नीचे लिख देना, सर इस पॉइंट मतलब ऑड नंबर नहीं समझ में आया, इवन नंबर नहीं समझ में आया, कुछ भी जो भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर ये वाला नहीं समझ में आया, तो अगली क्लास में मैं पहले उसको समझा दूंगा, फिर मैं अगला पॉइंट को रिकॉर्ड करूंगा बच्चा, मतलब आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो यार, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये अड्डा मैथ्स पाठशाला तुम लोगों के लिए ही बनाया है, 8, 9, 10th का, इसमें सब कंटेंट आपको मिलेगा, सब्सक्राइब कर लेना बेटा। अगले साल तुम 9th में ही आने वाले 3, 4, 5 महीनों में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि तुम्हारी शुरुआत सबसे पहले यहीं से हम कर देंगे। तुम 8th खत्म करते ही तुम्हारी शुरुआत हम कर देंगे, ताकि तुम लाखों बच्चों से आगे निकल जाओ बेटा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर मैथ, साइंस, SST सब चीज़ें चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो इसको सब्सक्राइब करके रखना, ताकि तुम्हारी चीज़ें रहती रहें। ठीक है बेटा, अभी भी क्लास चल रही है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है बेटा, टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय आनंद सर करके, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है TG ग्रुप करके, उसको जा करके अभी मैं क्लासेस की PDF, जो भी रिटन नोट्स, जो लिखा हुआ है, हैंड रिटन नोट्स मेरा अभी जो मैंने लिखा है, वो सब लिखा हुआ मैं इसी ग्रुप में डाल दूंगा। मान लो तुम्हें ये टेलीग्राम नहीं मिल रहा है, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हो, तो ANANDVISH WAKARMA3962 ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है बेटा। इस इंस्टाग्राम आईडी पर जाओ, मुझे फॉलो कर लो और मुझे मैसेज कर देना बच्चा कि सर मुझे उस क्लासेस के PDF दे दो, या मुझे टेलीग्राम लिंक दे दो, तो मैं आपको पर्सनली उसका टेलीग्राम लिंक या इस क्लासेस के PDF जो है आपको पर्सनली उसको DM कर दूंगा। ठीक है, तो आप दोनों जगह मुझे फॉलो कर सकते हो। इधर यहाँ पर आपको बेटा क्लासेस की अपडेट दी जाती है, और यहाँ पर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, सब कुछ चीज़ें हो सकती है। तो ठीक है, जाकर के इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना बेटा। ठीक है, बाकी मिलते हैं यार अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद बेटा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बेटा, बाय।